गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से हम केवल टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। टाइप 1 और टाइप 3 दोनों का यूज नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि हम कौन से टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को यूज करेंगे। तो हमने पहले ही बताया था कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की 2 साइट्स होती हैं, एक रिकॉग्निशन साइट और दूसरी टारगेट साइट। एक जहाँ पे कि एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है और एक जहाँ पे एंजाइम कट करता है। तो जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा वो रिकॉग्निशन साइट होगा और जहाँ पे कट करेगा वो टारगेट साइट होगा। आज तक ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज नहीं बना है जिसका कि रिकॉग्निशन साइट और टारगेट साइट सेम हो। सभी अपने रिकॉग्निशन साइट से थोड़ी दूरी पे जा कर के कट करते हैं, इसलिए रिकॉग्निशन साइट टारगेट साइट के नियर बाई होती है। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से टाइप 2 का ही यूज क्यों करते हैं। तो उससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि इन तीनों का फीचर क्या क्या है। जैसे टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होता है, इसके लिए रिक्वायरमेंट जो चाहिए इसको वर्क करने के लिए एटीपी चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए और एक को फैक्टर चाहिए जिसको हम सैम बोलते हैं, एस एडिनोसिन मैथियोनिन। तो एस एडिनोसिन मैथियोनिन, मैग्नीशियम आयन और एटीपी, ये को फैक्टर्स हैं जो टाइप 1 के लिए चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल है इको के और इको बी, ये टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि केवल एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कट करता है, तो इसलिए यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात कि ये रैंडमली डीएनए को कट करता है, रैंडमली डीएनए को हिट करता है, किसी पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस पे नहीं कट करता, इसीलिए हम इसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं करते। तो क्यों नहीं यूज करते? पहली बात कि ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है, दूसरी बात रैंडम कट करता है, और तीसरी बात जो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस और टारगेट सीक्वेंस में जो दूरी है वो 1000 बेस पेयर के बीच की होती है। यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंस और टारगेट सीक्वेंस लगभग 1000 बेस पेयर एक दूसरे से दूर होते हैं। अगर हम टाइप 2 ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की बात करें तो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज में भी, जिसको कि हम लोग ये कहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, तो ये सबसे कॉमन सा है और इसी को हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन फेनोमेनॉन भी होता है और सबसे बड़ी बात, इसको स्मिथ ने आइसोलेट किया था, ये दोनों स्ट्रैंड को कट कर सकता है और ये पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करता है। तो दोनों स्ट्रैंड पे कट करेगा, पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करेगा और रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन फेनोमेनॉन के लिए भी ये जाना जाता है और स्मिथ ने इसको आइसोलेट किया था। और इसके लिए भी जो को फैक्टर चाहिए, मैग्नीशियम आयन, एटीपी और एसएन, तीनों ही चाहिए, मैग्नीशियम, एटीपी, सैन। और इसमें जो टारगेट सीक्वेंस और रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो केवल 5 to 10 बेस पेयर होता है। तो 5 to 10 बेस पेयर होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज माना गया है, क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा। जहाँ रिकॉग्नाइज करेगा उससे 5 to 10 बेस पेयर दूर जाके कट करेगा। अगर हम टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की बात करें तो टाइप 3 में आपको एटीपी चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए और जो है, लेकिन सैम नहीं चाहिए, एस एडनोसिन मैथियोनिन को फैक्टर नहीं चाहिए। एटीपी मैग्नीशियम आयन तो चाहिए लेकिन एस एडनोसिन मैथियोनिन नहीं चाहिए, और दोनों ही स्ट्रैंड को कट करेगा। और इसका भी बहुत लिमिटेड यूज है, इसलिए क्योंकि इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस और टारगेट सीक्वेंस है लगभग वो 100 बेस पेयर एक दूसरे से दूर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से हम केवल और केवल टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का यूज करते हैं, क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है, एक पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस को कट करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन फेनोमेनॉन को शो करता है, और सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस और टारगेट सीक्वेंस के बीच आपस में जो दूरी होती है वो केवल 5 to 10 बेस पेयर होती है। ठीक है, अब इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।